दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी थ्रिलर मूवी की कहानी। रहस्य और रोमांच से भरपूर ये रसियन फिल्म काफी मजेदार है और कहानी का अंत दिल खुश कर देने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में जंगल की अपनी झोपड़ी में लेटे हुए इवान नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। इवान एक अलौकिक प्राणी होता है जो कि अलौकिक देश की रानी एला का बेटा होता है। आज से कई सालों पहले इवान ने एक इंसानी लड़की से प्यार किया और उसे अपने अलौकिक प्रदेश में ले गया। अलौकिक प्राणियों का इंसानों से रिश्ता बनाना और उन्हें अलौकिक प्रदेश में ले जाना एक गंभीर अपराध माना जाता था। इसलिए रानी एला ने अपने बेटे को 100 साल के लिए अलौकिक प्रदेश से निकल जाने और इंसानों की दुनिया में अकेले रहने की सजा दी। उन्होंने उससे अलौकिक दुनिया से इंसानी दुनिया में आने जाने की कुंजी भी छीन ली। तब से इवान अकेले ही जंगल की इस कुटिया में रह रहा होता है, क्योंकि जिस इंसानी लड़की से वो प्यार करता था वो भी अब मर चुकी होती है और अभी इवान की 100 साल की सजा पूरी होने में कुछ वक्त बाकी होता है। अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचते हुए वो बिस्तर से उठ जाता है और अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड की तस्वीर देखता है। तभी अलौकिक प्रदेश की रानी एला का सहायक डेरेक वहां प्रकट होता है। वो हमेशा की तरह अपने साथ जादुई सेब लाता है। इन सेबों को खाने से इवान हमेशा जवान और रोग मुक्त रहता है। डेरेक इवान से कहता है, जब से तुम्हारी माँ ने तुम्हें सजा के तौर पर प्रदेश से निकाला है, तब से हर दिन मुझे तुम्हारे लिए जादुई सेब लाने पड़ते हैं। आखिर अब तो तुम्हारी इंसानी प्रेमिका भी नहीं रही, फिर तुम अपनी माँ से माफी मांगकर वापस अपने प्रदेश क्यों नहीं लौट चलते? इवान कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ अकेले रहना अच्छा लगता है? मैं तो अलौकिक प्राणी होने की वजह से अमर हूँ, पर इंसानों की आयु सीमित होती है। मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने पैदा होते और मरते हुए देखता हूँ और मुझे नहीं लगता कि माँ मुझे इतनी जल्दी माफ करेगी। डेरेक कहता है, सजा के वक्त उन्होंने शर्त रखी थी कि अगर तुम बिना किसी गड़बड़ी और विरोध के शांति से सजा पूरी कर लेते हो तो तुम्हें जरूर माफ कर देंगी। मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा, पर तुम कुछ भी गड़बड़ मत करना, नहीं तो तुम्हारी सजा 100 साल और बढ़ा देंगी। डेरेक के जाने के बाद इवान घोड़े पर सवार होकर जंगल में निकलता है। वहां उसे जंगल के रास्ते से गुजरते हुए पास के गांव के लोग दिखते हैं। इवान कभी जंगल से बाहर नहीं जाता था और न ही वो कभी गांव के अंदर गया था। वो अक्सर जंगल के रास्ते के पास खड़े होकर गांव वालों को वहां से आते जाते हुए देखा करता था। उसी गाँव में अनिका और याना नाम की 2 बहनें भी रहती है। वहां से आते जाते वक्त अक्सर अनिका और इवान एक दूसरे को देखा करते थे। एक दिन अनिका जब अपनी बहन याना के साथ वहां से गुजर रही होती है तो वो उससे कहती है, तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। याना के जाने के बाद अनिका पेड़ों के पास खड़े होकर उसे देख रहे इवान से पूछती है, तुम कौन हो और अक्सर इस जंगल में अकेले खड़े होकर मुझे क्यों देखा करते हो? इवान कहता है, तुम भी तो मुझे अक्सर देखा करती हो। इस पर अनिका बहाने करते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहना चाहते हो, पर तुम मुझे ताड़ना बंद कर दो। ये कहकर अनिका वहाँ से जाने लगती है। इत्तेफाक से तभी डेरेक वहाँ से थोड़ी दूरी पर रानी एला के साथ प्रकट होता है। इवान को लड़की से बातें करते हुए देखकर रानी डेरेक से कहती है, तुम मुझे यहाँ ये कहकर लाए थे कि इवान को अब सबक मिल गया है और अब वो इंसानी लड़कियों से दूर रहता है, पर वो तो अब एक दूसरी लड़की से बातें कर रहा है। इस पर डेरेक कहता है, वो सच में बदल गया है और मुझे भी नहीं पता कि वो लड़की कौन है और वो उससे बातें क्यों कर रहा था। इसके बाद ये लोग वापस अलौकिक प्रदेश लौट जाते हैं। शाम होने पर जब इवान जंगल की अपनी झोपड़ी में बैठकर किताबें पढ़ रहा होता है, उसी दौरान अनिका जंगल में शिविर लगाने के लिए जगह देखने आई हुई होती है। पर तभी तेज बर्फीला तूफान आता है और वो मदद की आवाज लगाते हुए बेहोश हो जाती है। आवाज सुनकर इवान बाहर आता है और जंगल में बेहोश पड़ी अनिका को उठाकर अपनी झोपड़ी में ले जाता है। वहाँ वो उसे बिस्तर पर लिटाकर उस पर कंबल डाल देता है। इत्तेफाक से तभी डेरेक जादुई सेब लेकर वहाँ प्रकट होता है और इवान से कहता है, तुम फिर से उसी रास्ते पर जा रहे हो। आज मैं तुम्हारी माँ को तुमसे मिलाने लाया था, पर तब तुम इसी लड़की के साथ थे और अब ये तुम्हारे बिस्तर पर है। इवान कहता है, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये बर्फीले तूफान की वजह से जंगल में बेहोश हो गई थी, इसलिए मुझे इसे यहाँ लाना पड़ा। डेरेक के वहाँ से जाने के बाद जब अनिका को होश आता है तो इवान उसे उसके बेहोश होने की बात बताता है। इस पर अनिका उसे धन्यवाद देती है और उससे उसका नाम पूछती है तो इवान उसे अपना नाम बताते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है। अनिका कहती है, मुझे भी तुम काफी अच्छे लगते हो। इसी दौरान अनिका की बहन उसे ढूंढते हुए इवान की झोपड़ी तक आ जाती है। वो अनिका से कहती है, तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रही हो? अनिका कहती है, परेशान मत हो, मैं तूफान में बेहोश हो गई थी, इसी ने मुझे बचाया है। वहाँ मेज पर रखे हुए सुनहरे सेब को देखकर याना चौंक जाती है, क्योंकि उसने उन सेबों के बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में सुना था। फिर वो अपनी बहन को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह इवान जब झोपड़ी से निकलकर जंगल में खड़ा होता है, तभी जादुई सेब लेकर डेरिक वहां प्रकट होता है। इस बार उसे वहां देखकर इवान उससे अलौकिक प्रदेश में आने जाने वाली कुंजी छीन लेता है तो डेरिक उससे भिड़ जाता है और कहता है, ये क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम? तभी रानी एला अपने सेवक के साथ वहां प्रकट होती है और इवान से कहती है, तुम फिर से नियम तोड़ रहे हो। मैंने कहा था कि तुम्हें नियम नहीं तोड़ना है, लेकिन तुम डेरिक से उलझ रहे हो। और डेरिक, तुमने इसके हाथ में वो कुंजी क्यों दी? डेरिक कहता है, महारानी, ये इसने मुझसे छीनी है। मैं तो
यहाँ इसके लिए सेब लेकर आया था। रानी इवान से कहती है तुम्हें अलौकिक प्रदेश का राजा बनना था, और जब तुम ही सजा को शांति से पूरा नहीं कर सकते तो तुम लोगों के लिए क्या मिसाल बनोगे। इस पर इवान उनसे माफी मांगते हुए कहता है मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, इसलिए मुझे वापस अपने प्रदेश में ले चलिए। रानी कहती है नहीं, तुम्हारी गुस्ताखी की सजा 100 वर्ष और बढ़ाई जाती है ताकि तुम्हें सबक मिल सके। ये कहकर रानी डेरेक को लेकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में जंगल में इवान का कोट वापस करने अनिका को दिखाया जाता है। जब इवान उसके पास आता है तो वो उससे कहती है कल ये मेरे पास ही रह गया था, यही देने के लिए मैं कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो इवान फिर से उसे अपनी झोपड़ी के अंदर ले जाता है। हालांकि अभी तक अनिका और बाकी गाँव वालों को ये नहीं पता होता कि इवान इंसान नहीं है। झोपड़ी में इवान की किताबें और उसकी बनाए हुए चित्र देखकर अनिका उससे पूछती है कि तुम कहाँ से हो, लेकिन इवान बहाने बनाकर उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर आपस में बातें करने के बाद जब अनिका जंगल के रास्ते अपने गांव लौट रही होती है तो दूसरे गांव के कुछ लड़के जो कि पहले से ही उस पर नजर रखे हुए होते हैं, वो उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी इवान वहां पहुंच जाता है और उन लोगों से भिड़ जाता है। वो अकेले ही एक एक करके उन युवकों को पीटकर उन्हें जमीन पर गिरा देता है। फिर जब वो अनिका को संभालता है तो वो उसके सीने से लगकर रोने लगती है। इत्तेफाक से तभी याना वहां आ जाती है और अनिका से कहती है मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी और तुम फिर से यहाँ इसके साथ हो। इवान कहता है मैं इसका ख्याल रखूंगा। याना के इरादे कुछ और ही होते हैं, इसलिए वो कहती है ठीक है। तो अब इवान और अनिका जंगल में हर रोज मिलने लगते हैं और एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, जिससे धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन याना उनकी हर मुलाकात पर छिपकर नजर रख रही होती है, जबकि अनिका और इवान का प्यार बढ़ता ही जाता है। एक दिन अनिका के गांव का सरदार मोरी जब गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहा होता है, तभी उसका लंगड़ा भाई रिको, जो कि काफी वक्त से बाहर गया हुआ था, अपने कुछ साथियों के साथ गाँव में वापस आ जाता है और अपने भाई मोरी से कहता है पिताजी के मरने के बाद आखिर तुम सरदार कैसे बन गए? सरदार मुझे बनना चाहिए। इस पर मोरी कहता है सरदार योग्य बेटा बनता है, और एक तो तुम पैर से लंगड़े हो और ऊपर से तुम्हें समझदारी और धैर्य का अभाव है। रिको गुस्सैल और मतलबी होता है। वो मोरी से कहता है ये तुम तय नहीं करोगे कि कौन लायक है और कौन नहीं। इस पर पुजारी कहता है मोरी का सरदार बनने का फैसला बिल्कुल सही है। ये सुनकर रिको मोरी से हाथापाई करने की कोशिश करता है। गाँव वाले ये सब देख रहे होते हैं, इसलिए मोरी रिको को नीचे पटक कर उससे कहता है मत भूलो कि मैं अब सरदार हूँ, इसलिए कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई कड़ा निर्णय लेना पड़े। इससे झल्लाकर रिको वहाँ से हट जाता है। अनिका भी ये सब देख रही होती है। वो रिको के पीछे जाकर उसे कुछ खाने के लिए देती है, क्योंकि वो बचपन से ही उसकी दोस्त होती है और हमेशा उसका सपोर्ट किया करती है। जबकि रिको उससे प्यार करता है और वो सरदार भी बनना चाहता है। इसी इरादे से रिको यहाँ से जंगल में जाता है, जहाँ याना जादू का अभ्यास कर रही होती है। रिको उससे कहता है तुम कई सालों से छिपकर जादू का अभ्यास करती हो, तुम्हारा ये राज गाँव में सिर्फ मैं ही जानता हूँ, और अगर मैंने इसे गाँव वालों को बता दिया तो सोचो कि तुम्हारा क्या हाल होगा, क्योंकि जादू टोने का अभ्यास करने वालों के लिए में मौत की सजा है। इस पर याना कहती है आखिर तुम चाहते क्या हो? तो रिको कहता है तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं सरदार बनना चाहता हूँ और तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। अब मेरा भाई मोरी सरदार बन गया है तो अब वो अनिका से शादी करेगा और मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा, इसलिए तुम्हें अपने जादू से मेरी मदद करनी होगी। याना कहती है जब तुम्हारे पिता की मौत हुई तब तो तुम नहीं आए, तुम लंगड़े भी हो और कमजोर भी, तो तुम मोरी के मुकाबले सरदार कैसे बन पाओगे? और वैसे भी अनिका जंगल में रहने वाले उस अजनबी लड़के से प्यार करती है और अक्सर उससे मिलने जाया करती है। ये सुनकर रिको और भी भड़क जाता है और उससे कहता है मेरी मदद करो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज सबको बता दूंगा। तो याना कहती है मैंने उस लड़की की झोपड़ी में सुनहरे सेब देखे हैं, इसका मतलब वो अलौकिक प्रदेश का अलौकिक प्राणी है और वो अमर है। अलौकिक प्रदेश वाले दानव प्रजाति के होते हैं और अगर तुम वो सेब खा लो तो तुम्हारा लंगड़ापन भी ठीक हो जाएगा और तुम में इंसानों के मुकाबले थोड़ी ताकत भी आ जाएगी। ये सुनकर रिको उससे कहता है फिर तुम मेरे लिए वो सेब लेकर आओ और मैं तुम्हारा राज राज ही रहने दूंगा। इसी दौरान जंगल में प्रकट हुआ डेरेक जब उनकी ये बातें सुनता है तो उनकी योजना का पता लगाने के लिए याना के पीछे एक जादुई मक्खी छोड़ देता है, जो कि याना के बालों में छिप जाती है। जबकि याना और रिको एक चाल चलते हुए इवान के पास एक झूठा संदेश भिजवाते हैं कि अनिका बहुत बीमार है और उसे जादुई सेब की जरूरत है। ये संदेश मिलते ही इवान जब जंगल में सेब लेकर जा रहा होता है तभी उसे अनिका रिको और याना के साथ दिखती है। इवान के पूछने पर अनिका उसे बताती है कि मैं बीमार नहीं हूँ। इससे इवान समझ जाता है कि उससे सेब हासिल करने के लिए उसे झूठा संदेश भेजा गया है। वहाँ खड़ा रिको उससे कहता है ये सेब मुझे दे दो और मैं अनिका को छोड़ दूंगा। उसकी बातें सुनकर इवान उसकी ओर लपकता है, पर याना ने उसके
आगे जंगली नमक का घेरा बना रखा होता है, जिससे इवान उस घेरे को पार करके अनिका तक नहीं पहुंच पाता। याना उससे कहती है दानव प्रजाति के लोग इस जंगली नमक को छू भी नहीं सकते, इसका मतलब तुम एक अलौकिक प्रदेश से हो। अब रिको के कहने पर याना इवान पर वही अभिमंत्रित नमक फूंक देती है, जिससे कि उसका सिर चकराने लगता है। मौका देखकर रिको सीटी बजाकर वहां छिपे अपने साथियों को बुलाता है और वो लोग मिलकर इवान से जादुई सेब छीनने लगते हैं। हालांकि इवान असहज होता है, लेकिन वो उन लोगों से भिड़ जाता है और उन्हें मारने लगता है। वो अकेले ही रिको के साथियों को मार रहा होता है, जबकि उधर रिको अनिका को जबरदस्ती किस करते हुए उससे चिपकने लगता है। ये देखकर इवान अपने गले से वो लॉकेट निकाल देता है, जो उसे सजा देते वक्त उसकी शक्तियों को बांधने के लिए उसकी माँ ने उसे पहनाया था। इसी की वजह से उसकी अलौकिक शक्तियाँ दबी रहती थी, पर लॉकेट उतरते ही उसकी शक्तियाँ सक्रिय हो जाती है और वो अनिका के साथ जबरदस्ती कर रहे रिको को एक हाथ से ऊपर उठाकर मारने लगता है और फिर वो उसे पीछे ढकेल देता है। उसके अंदर की ऐसी ताकत देखकर रिको की फट जाती है। जब याना इवान को नीचे गिरे रिको का गला दबाते हुए देखती है, तो वो भी अपनी बहन का गला पकड़कर उसकी गर्दन पर जहर की बूटी लगा देती है और इवान से कहती है, अगर अनिका को सही सलामत देखना चाहते हो तो जल्दी से रिको को छोड़कर उसे वो जादुई सेब दे दो। इवान अनिका से प्यार करता था, इसलिए मजबूरी में वो रिको को छोड़कर उसे जादुई सेब दे देता है। अनिका इवान का सच जानकर उससे बहुत नाराज होती है और उससे कहती है, अब तुम मेरे पास मत आना। इससे निराश होकर इवान कौवा बनकर वहां से उड़ जाता है। तभी रिको याना को एक किनारे ले जाता है और उससे कहता है, मुझे इस दानव जितनी ही शक्ति चाहिए। तो अनिका कहती है, अब तुम्हारा लालच बढ़ता ही जा रहा है। रिको कहता है, मैं जानता हूँ तुम अलौकिक दुनिया में जाना चाहती हो, इसलिए तुम जादू का अभ्यास करती हो, क्योंकि वहाँ जादू का अभ्यास करना गलत नहीं समझा जाता। अगर मेरे पास उस दानव जितनी शक्ति आ जाए तो मैं तुम्हारे लिए उस अलौकिक प्रदेश में जाने का रास्ता खोल सकता हूँ। ये सुनकर याना खुश हो जाती है, क्योंकि वो सच में इतने सालों से अलौकिक प्रदेश में जाने की योजना बना रही होती है। उधर अपनी झोपड़ी की तरफ लौटते हुए जब इवान फिर से अनिका से मिलता है, तो अनिका उससे कहती है, मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझसे ये सच छिपाया कि तुम इंसान नहीं हो। इवान कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं कोई दानव नहीं हूँ, बल्कि एक अलौकिक प्राणी हूँ जो कि इंसानों की तुलना में ताकतवर और अमर होते हैं। अनिका कहती है, फिर तो तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, चलो तुम्हारे प्रदेश में चलते हैं। तो इवान कहता है, मैं वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि कई सालों पहले मुझे एक इंसानी लड़की को वहाँ ले जाने की वजह से सजा के तौर पर वहाँ से निकाल दिया गया था। ये सुनकर अनिका कहती है, और अब वो लड़की कहाँ है? इवान कहता है, उसको मरे हुए कई साल हो गए, तब से मैं अकेले ही हूँ। अगले सीन में गांव दिखाया जाता है, जहां जादुई सेब खाने से रिको का लंगड़ापन ठीक हो गया होता है और वो पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा होता है। याना उससे कहती है, भले ही अब तुम पहले से बेहतर हो गए हो, पर अभी तुम्हारा मोरों से भिड़ना ठीक नहीं है। रिको कहता है, हाँ, पहले तुम मुझे उस दानव की शक्ति ट्रांसफर कर दो, फिर मैं मोरों को हराकर सरदार बन जाऊंगा और तुम्हारे अलौकिक प्रदेश जाने का रास्ता खोजूंगा। याना कहती है, इसके लिए मेरे पास एक योजना है, हमें अनिका को मोहरा बनाना होगा। जब भी इवान उसे किस करे, तब तुम इवान पर मेरे दिए हुए अभिमंत्रित तीरों से हमला कर देना। इससे उसकी ऊर्जा शक्ति अनिका में आ जाएगी और अनिका के शरीर से वो शक्तियां मैं तुम्हारे शरीर में ट्रांसफर कर सकती हूँ। फिर तुम अमर और अलौकिक प्राणी बन जाओगे, जबकि इवान एक साधारण इंसान बन जाएगा। उसी वक्त जादुई मक्खी याना के बालों से निकलकर डेरेक के पास जाती है और उसे याना और रीनो की योजना बता देती है। अगले सीन में रिको को दिखाया जाता है, जो जंगल में आग के किनारे बैठी अनिका की इज्जत लूटने की कोशिश करता है। जब उसके साथी लड़के उसे रोकते हैं, तो वो सेब से मिली ताकत का गलत इस्तेमाल करके उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारता है। ये देखकर अनिका उससे कहती है, मैंने तुमको अपना दोस्त समझा, पर तुम इतना गिर जाओगे मैं ये सोच भी नहीं सकती। इस पर रिको कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारा उस इवान से मिलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगले दिन जब अनिका और इवान जंगल में एक दूसरे से प्यार जता रहे होते हैं, तभी डेरेक रानी के साथ वहाँ प्रकट होता है। उसने मक्खी से मिली जानकारी रानी को बता दी थी, इसलिए रानी चुटकी बजाकर अपनी जादुई शक्ति से इवान और अनिका के दिमाग से एक दूसरे की यादें मिटा देते हैं, जिससे अब वो दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। फिर रानी इवान को अपने साथ लेकर अलौकिक प्रदेश वापस चली जाती है। वहाँ जाकर भी इवान को कुछ ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ भूल रहा हो। यहाँ अनिका को भी ऐसा ही महसूस हो रहा होता है। अब क्योंकि इवान को अनिका याद नहीं होती, इसलिए रानी उसकी शादी वहाँ की एक लड़की से तय कर देती है। दूसरी ओर याना और रिको अनिका से पूछते हैं कि इवान कहाँ है, पर क्योंकि उसके दिमाग से भी इवान की यादें मिट गई होती है, इसलिए वो उनसे कहती है, मैं इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानती। ये सुनकर याना रिको से कहती है, ऐसा लगता है जैसे इसके दिमाग से उसकी यादें मिटा दी गई हैं। तो रिको कहता है, फिर मुझे इवान की शक्तियां कैसे मिलेंगी? याना कहती है, मैं इवान तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ, तब तक कल तुम मोरो को गांव वालों के सामने ललकारो और उससे कहो कि वो तुमसे अकेले लड़े। वो सेब खाने की वजह से अब तुम में इतनी शक्ति है कि तुम उसे हराकर राजा बन सकते हो। याना के कहने पर अगले दिन रिको अपने भाई को उससे द्वंद्व लड़ने के लिए ललकारता है। अगले सीन में डेरेक को दिखाया जाता है। वो इवान के पास आकर उससे कुंजी के बारे में पूछता है, पर क्योंकि इवान
इवान वहाँ के पहले की बातें भूल चुका होता है, इसलिए उसे कुंजी कहाँ है ये बात याद नहीं होती। डेरेक अगर वो कुंजी रानी को वापस नहीं देता तो वो उसको सजा देती, इसलिए कुंजी की जानकारी हासिल करने के लिए वो इवान को एक जादूगरनी के पास ले जाता है और उससे उसकी पुरानी यादें वापस करने को कहता है। जादूगरनी जादुई सेब की लालच में अपने अनुष्ठान से इवान की पुरानी यादें वापस ला देती है, जिससे इवान को अनिका और उसका प्यार याद आ जाता है और वो उसके लिए तड़प उठता है। इसके बाद जब इवान की माँ उसकी शादी करा रही होती हैं, तो इवान शादी के लिए मना कर देता है और उनसे कहता है मैं अनिका से प्यार करता हूँ। ये सुनकर उसकी माँ चौंक जाती हैं और उससे कहती है तुम्हें ये सब कैसे याद आया? अगर तुम यहाँ से फिर से वापस गए तो मैं तुम्हें यहाँ कभी वापस नहीं लौटने दूंगी। पर इवान उनकी बातें नहीं मानता और इंसानों की दुनिया में चला जाता है। इससे नाराज रानी डेरेक से कहती है जरूर उसकी याददाश्त तुम्हारी वजह से ही आई है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इस पर डेरेक उनसे माफी मांगते हुए कहता है मुझे आखिरी मौका दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। उधर जंगल में याना और रिको योजना के तहत अनिका से कहते हैं हमें एक दानव को पकड़ना है, इसलिए तुम्हें उसकी प्रेमिका बनकर उसे किस करना होगा। अनिका को तो इवान याद नहीं होता और ना ही उसे अपनी बहन की चालों के बारे में पता होता है, इसलिए वो इस काम के लिए तैयार हो जाती है। तो अब जब ये तीनों इवान को अपने पीछे लाने के लिए घोड़े पर सवार होकर घास के मैदान से गुजर रहे होते हैं, तभी इवान कौवे से इंसान बनकर उनके सामने आता है। योजना के मुताबिक अनिका उसके करीब जाकर उसे किस करने लगती है, तभी मौका देखकर रिको इवान की पीठ पर याना का अभिमंत्रित तीर चला देता है। वो तीर लगते ही इवान की सारी शक्तियां अनिका के शरीर में ट्रांसफर होने लगती हैं, पर इससे उसकी पुरानी यादें भी वापस आ जाती हैं और वो इवान को पहचान जाती है। अपने प्यार को वापस पाकर वो भी बहुत खुश होती है, पर अब तक घायल होने की वजह से इवान जमीन पर गिर जाता है। अनिका रिको से कहती है तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला और धोखे से उस पर हमला किया, वो कोई दानव नहीं है, दानव तो तुम लोग हो। इसके बाद रिको साधारण इंसान बन चुके इवान को एक पेड़ से बांध देता है और उससे कहता है कल तुम्हारी सारी शक्तियां जो कि अभी अनिका के शरीर में है उसे याना मेरे अंदर ट्रांसफर कर देगी, फिर मैं अमर अलौकिक प्राणी बनकर तुम्हारे प्रदेश पर हमला करूंगा। फिर रिको के वहां से हटते ही डेरेक वहां आता है और इवान के बंधन खोलकर उसे आजाद कर देता है। अब इवान तो वहां से आगे बढ़ जाता है, पर तभी याना वहां आकर डेरेक पर अभिमंत्रित पाउडर डालकर उसे बेहोश कर देती है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो याना उससे पूछती है मुझे अलौकिक प्रदेश में जाने का रास्ता बताओ। डेरेक कहता है उसके लिए जादुई प्रवेश द्वार में दाखिल होना पड़ता है, पर उसकी कुंजी कहाँ है ये मुझे भी नहीं पता। तो याना कहती है वो मैं ढूंढ लूंगी। ये कहकर वो इवान की झोपड़ी में जाती है और उससे कहती है आज मैं तुम्हारी शक्तियाँ अनिका के शरीर से रिको के शरीर में डालूंगी। अगर उस वक्त तक तुम वो कुंजी लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें और अनिका को मार डालूंगी। इसके बाद वो गाँव के पास की एक जगह पर जाकर अपने जादू के जरिए अनिका के अंदर समाई सारी अलौकिक रिको के शरीर में ट्रांसफर कर देती है, जिससे रिको अमर अलौकिक और बेहद शक्तिशाली बन जाता है। तभी अनिका को ढूंढते हुए इवान वहां आता है तो रिको का एक आदमी उसे मारने की कोशिश करता है। शक्ति न होने पर भी इवान उससे बहादुरी से लड़ता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पस्त कर देता है। ये देखकर याना इवान से कहती है तुम अब रिको को मार नहीं पाओगे और अगर वो किसी तरह मारा भी जाए तो उसके साथ उसके अंदर की तुम्हारी शक्तियां भी नष्ट हो जाएंगी, इसलिए अच्छा यही है कि तुम मुझे वो कुंजी दे दो। पर जब इवान उसे वो कुंजी नहीं देता तो अलौकिक शक्ति पा चुका रिको इवान की गर्दन पकड़कर पहले तो उसे हवा में टांग देता है और फिर उसे नीचे पटककर बुरी तरह मारने लगता है। इवान के पास अब साधारण इंसान जितनी शक्तियां ही होती हैं, इसलिए वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा होता। ये देखकर अनिका रिको से गिड़गिड़ाकर इवान को छोड़ देने के लिए कहती है। तभी सरदार मोरी वहां आता है और रिको से कहता है मैंने सुना था कि तुम दानव बन गए हो। ये सुनकर ताकत के नशे में अंधा हो चुका रिको मोरो को पीटने लगता है और कहता है देख लो किसमें कितनी ताकत है और कौन सरदार बनने के काबिल है। वहीं अनिका अभिमंत्रित नमक के घेरे को मिटाकर याना द्वारा कैद किए गए डेरेक को आजाद कर देती है। घेरे से निकलकर डेरेक जमीन पर असहाय पड़े हुए इवान को उठाता है और उससे कहता है हमें सन के रिको को किसी भी हाल में रोकना होगा। वहीं रिको अपने भाई को अब भी बेरहमी से मार रहा होता है तो इवान फिर से रिको से भिड़ जाता है। इससे गुस्साए रिको उसका गला दबाने लगता है, पर तभी डेरेक बड़े ही फुर्ती से रिको पर हमला करके उसे मारने लगता है। लेकिन अब क्योंकि रिको में काफी ताकत आ चुकी होती है, इसलिए वो डेरेक का गला दबाकर उसे दूर उछाल फेंकता है। मौका देखकर इवान रिको को पीछे से पकड़ लेता है और शक्ति कंट्रोल करके साधारण इंसान बनाने वाला अपना लॉकेट, जो कि निष्कासन की सजा पाने वाले को पहनाया जाता था, उसे वो रिको के गले में बांध देता है और कहता है तुम्हारी सजा ये है कि तुम लकड़ी की तरह भस्म हो जाओ। उसके ऐसा कहते हैं उस लॉकेट के प्रभाव से रिको भस्म हो जाता है।
अब क्योंकि इवान एक साधारण इंसान बन गया था, इसलिए वो अनिका के साथ वहीं जंगल में रहने का फैसला करता है। डेरेक उससे कहता है तुम्हें भी साधारण इंसानों की तरह मरने और बीमार होने का खतरा है। तो इवान उससे कहता है जब तक जिएंगे प्यार से जिएंगे। अगले सीन में याना को दिखाया जाता है जो कि कुंजी हासिल करने के बाद अलौकिक प्रदेश में जाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन तभी रानी वहां प्रकट होकर उसे भस्म कर देती है। इस तरह ये फैंटेसी थ्रिलर मूवी यही खत्म हो जाती है।